हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 8 संसद के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम भारतीय संसद की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि संसद की क्या भूमिका है। मुख्य रूप से पहली बात आती है कि संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य क्या कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है या कानून का निर्माण करना है। मुख्य कार्य क्या कि संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करना है। और भारतीय संसद के कितने सदन? 2 सदन, जो कि किससे मिलकर बनते हैं? राष्ट्रपति एवं 2 सदनों, राष्ट्रपति एवं 2 सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। यानी भारतीय संसद राष्ट्रपति एवं 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं लोकसभा के ऊपर। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, पहली बात कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और वयस्क मताधिकार यानी भारत में अब 18 वर्ष की आयु का नागरिक मत देने का अधिकारी माना जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 9 बार संभव हुआ है। मुख्य रूप से क्या बताया हमने लोकसभा के बारे में कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अब 18 वर्ष भारत का 18 वर्ष का नागरिक मत देने का अधिकारी माना गया है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और अब तक लोकसभा 9 बार समय से पूर्व भंग की जा चुकी है। हम जस्ट इसी के बारे में पढ़ते हैं कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सांसद का चुनाव किया जाता है। यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वह आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होता है। और लोकसभा में चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। लोकसभा में चुनने के बाद में क्या कहलाते हैं? संसद सदस्य या सांसद, यानी कि
एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। कहने का मतलब हमने क्या पढ़ा यहां पर, छोटी सी बात कि लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से निर्धारित किया गया है और लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और ये संसद में जाने वाला व्यक्ति विभिन्न राजनीतिक दल के होते हैं। मतलब जो सांसद होते हैं ये क्या होते हैं कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं और संसद यानी चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य, सांसद या एमपी कहलाते हैं। मुख्य बात कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। संसद का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों का सदस्य होता है और चुने जाने के बाद में ये संसद सदस्य या सांसद या एमपी कहलाते हैं। अब हम संसद के कार्य पढ़ेंगे। मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे हम? संसद के कार्य। संसद के कार्यों में जैसे मैंने आपको बताया था कि संसद का जो प्रमुख कार्य क्या माना गया है, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। अब संसद का सबसे पहला कार्य यानी संसद के क्या पढ़ रहे हैं अपन कि संसद के निम्नलिखित कार्य होते हैं। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं अब? संसद के कार्य। इनमें पहला कार्य जो हम पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पहला कार्य क्या है? संसद का मुख्य कार्य पहला कि राष्ट्रीय कहने का मतलब राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। सरकार का चुनाव करना। संसद का पहला कार्य राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना है। यानी लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। किसके बाद में? लोकसभा चुनाव के बाद में सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। मतलब इस सूची से हमें क्या पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सांसद होता है वो किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद में सांसदों की एक सूची बनाई जाती है और इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। किसके बीच में प्राप्त होना चाहिए बहुमत? निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यानी यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहे तो बहुमत प्राप्त करने वाले दल को निर्वाचित सांसदों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अब चूंकि लोकसभा में जैसे हमने पढ़ा था कि चूंकि लोकसभा में अभी वर्तमान में कुल 543 सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। इनमें 543 तो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो चूंकि लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए बहुमत
हासिल करने के लिए 272 सांसदों या 272 लोकसभा में किसी भी दल के बाद 272 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को 272 सदस्य होने चाहिए। और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाला दल, वो क्या होता है? विपक्ष, यानी विपक्षी दल माना जाता है। वो राजनीतिक दल क्या होता है? विपक्षी दल होता है। यानी संसद का प्रथम कार्य राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। और राष्ट्रीय सरकार का चुनाव में क्या कि लोकसभा चुनाव के बाद में सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। और राजनीतिक दल निर्वाचित सांसदों का बहुमत प्राप्त करता है। और चूंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए लोकसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 272 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त यानी 272 सदस्यों होंगे किसी राजनीतिक दल के पास या राजनीतिक दलों के गठबंधन के पास, तो वो सरकार बना पाता है। इसके अतिरिक्त जैसे संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाला राजनीतिक दल विपक्षी दल कहा जाता है। जो गठबंधन वाला दल है वो तो क्या करेगा? सरकार बनाएगा। जिनके पास 272 सांसद हैं, जिस भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के गठबंधन के पास 272 सदस्य हैं, वो तो क्या बनाएगा? सरकार। और इसके अतिरिक्त गठबंधन दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अब मुख्य बात कि जैसे कार्यपालिका, या मैं आपको बता दूं कि इतना ध्यान रह जाएगा ना कि 272 सदस्य का बहुमत लोकसभा में चाहिए, तभी सरकार का निर्माण होता है। और सरकार का निर्माण के अतिरिक्त जो भी विरोध में दल होता है उसको क्या कहता है? विपक्षी दल कहा जाता है। अब मुख्य बात कि कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल, कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल, कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल का चुनाव करना, यह भी लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और भारत का प्रधानमंत्री वो क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यानी कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का मुखिया होता है। और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। किसका चुनाव करता है? मंत्रियों का चुनाव करता है। और ये मंत्री मतलब जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। जो क्या करते हैं? ये मंत्री क्या करते हैं? मैं आपको बता दूं, वैसे ही कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनने के लिए बाध्य होता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मुख्य बात क्या है कि प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से किसका चुनाव करता है? मंत्रियों का चुनाव
करता है, जो कि क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। और ये मंत्री विभिन्न सरकारी कार्यों का या सरकारी विभागों का जिम्मा संभालते हैं। जैसे अनेक प्रकार के मंत्री, जैसे आपने सुना होगा स्वास्थ्य, वित्त, रक्षा, ये अनेक प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ये मंत्री स्वास्थ्य, वित्त, रक्षा, शिक्षा आदि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अब ये तो हुआ लोकसभा में, यानी लोकसभा के 543 सदस्य, और लोकसभा में बहुमत कितने सांसद सदस्यों का होना अनिवार्य है, 272 सदस्यों का। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन के 272 सदस्यों का गठबंधन वो क्या करता है, सरकार का निर्माण करता है। और गठबंधन का विरोध करने वाला वो क्या कहलाता है, विपक्षी दल कहलाता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। और वो अपने ही दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। और ये मंत्री क्या होते हैं, स्वास्थ्य, वित्त, रक्षा आदि विभागों का कार्यभार संभालते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा लोकसभा के बारे में। दूसरा हम पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, सरकार, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। दूसरा हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्यों, कितने, 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा में भी वर्तमान में 545 सदस्य, इनमें 543 तो निर्वाचित होते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं वर्तमान में, और इनमें 233 तो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से क्या करता है कि देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा मुख्यतः क्या करती है कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। और राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। यानी कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। और किसी विधेयक को, विधेयक का मतलब क्या हो गया, कानून, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि वह राज्यसभा में पारित होना चाहिए। मतलब कोई भी कानून बनता है वो जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात वो विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही वह कानून का रूप धारण करती है। तो कहने का मतलब कि किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि वह प्रस्ताव उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। और मुख्य रूप से राज्यसभा का मुख्य एक दूसरा कार्य कि संसद का यह सदन यानी राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। कानूनों की समीक्षा करता है, यानी लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और जरूरत हुआ तो उसमें क्या कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है। संशोधन भी कर सकता है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की
विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। जैसे राजस्थान राज्य से 10 सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। 25 सदस्य लोकसभा की सीटें हैं और राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? 25। और इसके अतिरिक्त राज्यसभा के लिए कितने? 10 सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। तो कहने का मतलब कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के बारे में मैंने शॉर्टली बताई कि राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा देश के राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है ना, कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें चुनकर जाते हैं। तो राज्यसभा देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करती है। और राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है और कोई भी विधेयक तभी कानून का रूप धारण कर सकता है जब राज्यसभा उसे पारित कर दे। और राज्यसभा लोकसभा में द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करती है और जरूरत हो तो उसमें संशोधन भी कर सकती है। और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी कि विभिन्न राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह हमने आज राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करने के बारे में पढ़ा। हम आगे के टॉपिक में संसद के बारे में और भी गहराई से समीक्षा करेंगे।